Good morning, my dear student. Today, we are going to continue your class 11th history, chapter Paths to Modernization. I think there is no need to explain that what we are going to read. My dear student, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, चाइना और जापान, हम इन दो कंट्री की हिस्ट्री इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. चाइना एंड जापान एंड कोरिया, जो कि चाइना और जापान से ही सन्नद्ध या जुड़ा हुआ या एक पास में या नाइबर आइलैंड के रूप में, नाइबर कंट्री के रूप में स्थापित है. हम उनके बारे में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे. माय डियर स्टूडेंट, in my last class I told you the development of China and Japan. I told you the introduction of the path to modernization of the China and Japan. I told you in my last class, I taught you in my last class that Japan, it was the small country than China, more small country. But what happened? Japan gradually developed their economical power. He also developed their military power and became the one powerful empire when he established their colonies, when he explained their boundary from Korea, Russia, Japan. My dear student, the area which was conquered by Japan, it was considerable, and Japan proved them that he is actual developed country nowadays also until that time. उसने प्रूव किया. Japan also faced the Second World War and First World War. Second World War especially, where he faced the atomic bomb. That was the great crisis front of the Japan. But what happened? Even if he was suffering, but a little bit time, he managed himself and became again the developed country of Asia. And second hand, I also taught you about that condition of China, the Qing dynasties, the civil war, socialist revolution, and then after socialist revolution, open market and the capitalism. Policies accepted by China, but little bit धीरे धीरे उन्होंने इनको शुरुआत की, धीरे धीरे इन लोगों ने इन चीजों को एक्सेप्ट किया. तो ये चीजें हम लोगों ने कल बात की और हमने कल ये भी कहा था, आई होप यू रिमेंबर, कि जापान और चाइना दोनों ही जगहों के लोग, दोनों ही राष्ट्रों के लोग इतिहास लेखन परंपरा पे विशेष बल देते थे. इतिहास पे विशेष उनका ध्यान था. इतिहास को लिखना वो आवश्यक मानते थे. दरबार में, कोर्ट में उन्होंने राइटर्स को अपॉइंटेड किया. दे अपॉइंटेड द राइटर्स टू रोट द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. They felt that history is the best medium to guide the further rulers. आगे आने वाले शासकों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगी ये इतिहास. और इसीलिए
उन लोगों ने इतिहास लिखने का काम शुरू किया। उन लोगों ने इतिहास की जो परंपरा स्टार्ट की वो काफी हेल्पफुल रही उनके लिए। एक इतिहासकार का नाम मैंने लिया था, आपको याद होगा, सीमा किएन। सीमा किएन सीमा किएन 45 टू आई थिंक डेट थी सीमा किएन की 145 टू 90। IAN सीमा किएन, हमने इनके बारे में बात की। हमने कहा था कि ही वॉज द ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ was great historian of China. First now, सीमा किएन। और फिर एक परंपरा स्थापित हो गई चाइना में। उसके बाद इतिहास लिखने की परंपरा विकसित फॉर्म में धीरे धीरे स्थान प्राप्त करने लगी। जापान ने भी चीनी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते इतिहास को ऐसा ही महत्व दिया। मेजी सरकार की शुरुआती जो अधिनियम पारित किए गए उनमें एक 1869 में एक ब्यूरो की स्थापना करनी थी जिसका काम था अभिलेखों को इकट्ठा करना। एक्चुअली ये तो चाइना में था। जापान ने भी क्या किया, 1896 सॉरी डेट आई थिंक मेजी का शासनकाल और मेजी साम्राज्य ने भी अपने यहां एक ब्यूरो की स्थापना की 1869 में। ओके, जापान में एक ब्यूरो की मेजी रेस्टोरेशन के समय एक ब्यूरो की स्थापना की गई 1869 में। ओके, एक ब्यूरो की स्थापना की गई 1869 में। और फिर जापान ने क्या किया, चीन की तरह उसने भी इतिहास पे बल दिया। मेजी गवर्नमेंट, मेजी रेस्टोरेशन जब हम पढ़ेंगे तो हम उस पर इन चीज़ों को विशेष ध्यान देंगे, किस तरीके से मेजी रेस्टोरेशंस आ रही है, मेजी रेस्टोर हो रही है, मेजी जो था उसकी पुनर्स्थापना कैसे हो रही है। मेजी ने भी इस पे ध्यान दिया, इतिहास लिखने की परंपरा पर उसने भी ध्यान दिया। और फिर
तमाम सारे जो वर्ड थे, रिटेन वर्ड को कलेक्ट किया गया, उसको कीमती और बहुमूल्य माना गया। सरकारी इतिहास, विद्वतापूर्ण लेखन, लोकप्रिय साहित्य और धार्मिक पर्चे, ये सब इतिहास के एक अंग के रूप में जाने गए। 18वीं सेंचुरी चीन और जापान की किसी किताब का विवरण का पता लगाया जा सकता है जो ये बात बता दे कि किस तरीके के राजवंश, किस तरीके की शासक, किस तरह की व्यवस्था जापान में और चाइना में चल रही थी और किन लोगों ने जापान और चाइना के डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया। इन चीजों को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए इस बुक और इस हिस्ट्री ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? हम लोग हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, किस तरीके से जापान और चाइना की हिस्ट्री के बारे में हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। आधुनिक विद्वानों ने चीनी जो इंटेलेक्चुअल्स थे, इसमें लिमांग छिचाओ या जापान में आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शक कुमे कुनिन ताके, दो नाम आपको मिलेंगे। चलिए मैं ये हटाता हूं, अभी मैं नाम पे बात करता हूं जिन लोगों ने काम किया। इसके बाद का नाम अगर आप लिखेंगे तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज आल्सो गिवन द लिमांग पिचाओ, लिमांग 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 पिचाओ, ये भी चाइना के ही थे। इनका टाइम पीरियड लिमांग पिचाओ और फिर एक जापान के, ये जापानीज थे, कुमे कुनिन ताके, कुमे कुनिन कुमे कुनिन ताके, ही वाज जापानीज। इन लोगों ने इतिहास लिखने का काम किया। इनका नाम ये दोनों लोग बाद के इतिहासकारों में नाम इनकी काउंटिंग की जाती है। एक जापान के हैं और एक चाइना के। यहां भी मैं लिख देता हूं, नहीं तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो। दोनों नाम माय डियर, जो आधुनिक चीनी विद्वान है जैसे लिमान चिचाओ या जापान के आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शक में कुमी कुंताके जैसे बौद्धिक व्यक्तियों ने काम को आगे बढ़ाया। इसके अलावा इन्होंने पहले के यूरोपीय जो ट्रेवलर्स थे, जो राइटर्स थे, जो इटली के मार्को पोलो जैसे चीन की यात्रा करने वाले तमाम सारे लेखकों का भी विशेष ध्यान दिया। मेरे कहने का सेंस इतना ही है कि इनके अलावा अभी आसानी से हम समझ जाएंगे कि रिसोर्स क्या है जापानीज हिस्ट्री को और चाइनीज हिस्ट्री को समझने के लिए। सोर्स क्या है? व्हाट इज सोर्स टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ जापान एंड चाइना? Let me complete this paragraph, and on the basis of that, I will try to give you the best medium to understand the resource of history, which clarify the development of Japan and China, which was started during 20th century. मैंने आपसे कहा कि सिमा क्वीन is considered as the greatest historian of early China, and in Japan, Chinese culture influence led to history being given a similar importance. One of the earliest acts of the Meiji government was to establish 1869 a bureau to collect, record
and right was it were of Victor's versions of the Meiji Restoration. There was a great respect for the written word and literary ability was highly valued. This has meant that a wide range of written materials, official histories, scholarly writings, popular literature, religious tracts are available. Printing and publishing were important industries in the pre-modern period, and it is possible for the instance to trace the distribution of the book in 18th century China or Japan. Modern scholars have used this century, I mean to say that modern scholars have used these materials in the new and different ways. I hope you are getting what I am telling you. It was the great opportunity of the Japan and China that they understand the importance of the history, play a very important role in the development. This was understood by the Japanese and Chinese रूलर्स. इतिहास विकास के मार्ग को प्रशस्त करती है. इतिहास एक अच्छे गाइड के रूप में उन घटनाओं की व्याख्या करती है जो किसी भी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण रोल निभाता है. माय डियर, the modern scholarship has built on the work of Chinese intellectuals such as Liang Qichao or Kume Kuntake. Kume Kunintake, one of the pioneer of modern history in Japan, as well as the earlier writing by European travelers such as the Italian Marco Polo in China from 1274 to 1290, the Jesuit priest, the Metto Ricci in China, and the Louis Fort in Japan, all of whom left rich account of these countries. It has also, my dear, this is very important things that they have collected, and on the basis of that they try to understand the history of their own native land. One of the best option to understand the history, inscriptions, foreign travelers account, rock edicts, book, written statement or word of the rulers, which was written by court poets, court writers, and also in Japan, all of whom left rich account of these countries. It has also benefited from the writing of the Christian missionaries in the 19th century, whose work provides valuable material for our understanding of these countries. Scholarship in English from Joseph Needham's monumental work on the history of the science and Chinese civilization, or George Simon's, and Japanese stories and culture has grown, and there is immense body of sophisticated scholarship available to us today. In recent years, writing by Chinese and Japanese scholars have been translated into English, some of whom teach abroad and write in English,
And in the case of Chinese scholars since the 1980s, many have been working in Japan as well and write in Japanese. This has meant that we have scholarly writing from many parts of the globe that gave us the richer and the deeper picture of the countries. मैं तो कूनन के बारे में भी बात की गई है इतिहास के लेखन में। माय डियर, एक पूरी सीरीज है इतिहास को जानने के लिए। चीन और जापान की एक लंबी परंपरा है जिसके आधार पे हम आसानी से चीन और जापान के इतिहास को समझ सकते हैं। हमने आपसे कहा कि आधुनिक विद्वानों में, जैसे मैंने नाम लिया लिमांग छिचाओ, जापान के इतिहासकार का नाम लिया मैंने कुमी कुंताके, जो आधुनिक इतिहासकार के माइलस्टोन है जापान में, जैसे लोगों ने इतिहास के बौद्धिक पक्ष को आगे बढ़ाया। इसके अलावा उन्होंने पहले के यूरोपीय जो ट्रेवलर्स थे, ट्रेवलर्स के लेखन, जैसे इटली के मार्को पोलो, जो 1254 to 3024, जो चीन ने 1274 में और 1290 तक रहे। चीन में जेसुइट पादरी मैटेओ रिक्की की बात को भी आप ले सकते हैं, उन्होंने इस बात को भी लिखा चीन के बारे में। जापान में लुई फराए जैसे बुद्धिवादियों ने काम को आगे बढ़ाया। इन सभी ने इन देशों के बारे में समृद्ध जानकारियां दी। आधुनिक विश्व को 19th सेंचुरी के क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनके वर्क को भी नहीं भूलना चाहिए। इन क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी काफी काम किया, जिनके काम से इन देशों के बारे में समझ इतिहासकारों की डेवलप होती है। अंग्रेजी में चीनी जापानी इतिहास को बड़े ही विद्वतापूर्वक ट्रांसलेट किया गया। चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जो जोसेफ नीडहम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य और जापानी इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज सैमसन के कार्य उनकी जापान और चीन के बारे में ज्ञान को दिखाते हैं। उनके इस टेक्स्ट के आधार पर हम जापान और चीन के विज्ञान तकनीकी को आसानी से समझ सकते हैं। चूंकि उन्होंने लिखा, लुई फेराय को हम कैसे भूल सकते हैं, जोसेफ नीडहम को कैसे भूल सकते हैं, जॉर्ज सैमसन के कार्यों को कैसे हम भूल सकते हैं। इन लोगों ने विस्तार से एक डेवलप फॉर्म में हिस्ट्री लिखने का काम किया। तो इस तरीके से हमारे पास एक क्लियर इंफॉर्मेशन है कि 145 BC to 90 BC से चीन में इतिहास लेखन की परंपरा हमें दिखाई देती है। और चीन चूंकि सांस्कृतिक रूप से जापान का अग्रगामी था, इसलिए जापान ने चीन की बातों को एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। उन्होंने भी इतिहास लेखन पे बल दिया। मैंने शुरू में नाम लिया सिमा चियेन का, मैंने मॉडर्न इतिहासकारों में नाम लिया कुमी कुनिंताके का, मैंने नाम लिया लिमान क्विचाओ का। इन लोगों ने इतिहास को लिखा। इसके बाद फॉरेन ट्रेवलर्स की अकाउंट पे भी बल दिया गया। मार्को पोलो के बाद जो जापान और चीन की यात्रा करने वाले और लोग थे, जो जेसुइट मिशंस थे, मिशनरीज के कामों में। हमने पादरियो मैटेओ रिक्की की बात की, हमने जापान के लुई फेराओ की बात की, जोसेफ नीडहम की बात की, जॉर्ज सैमसन की बात की। इन लोगों ने आधुनिक इतिहास को जापान के प्राचीन इतिहास से लेके एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जापान एंड चाइना
to modern history of Japan and China. The scholar who wrote their contribution in history, it is very important. जो विद्वानों ने उसको लिखा, उनके इस योगदान का बहुत महत्व है इतिहास के लिए. दैट इज वॉट आई एम सेइंग यू माय डियर स्टूडेंट. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं. इट इज, ये आप इतनी आसानी से इसको समझ रहे होंगे, लेकिन इतिहास लेखन परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण बातों के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में, एक सोर्स के रूप में एविडेंस का बड़ा मायने रखता है. मैंने कितनी बार आपकी क्लास में कहा कि स्टोरी और हिस्ट्री में बहुत ही लिटिल बिट डिफरेंस है. मैंने आप बोर्ड पर भी लिखा था, मैंने कहा अगर आप खुद भी देखें तो हिस्ट्री और फिर स्टोरी और हिस्ट्री में अगर आप एच को हटा दें तो ये स्टोरी, और इस एच आई के लिए क्या होना चाहिए? एविडेंस. एविडेंस होना चाहिए. एच आई के लिए एविडेंस चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगी? स्टोरी कॉमन फॉर्म में आएगी. मैंने आपसे कहा था इतिहास किसे कहते हैं, और मैंने आपको बताया था इति प्लस हास से मिलकर बना हुआ वर्ड है इतिहास. इति का मतलब है ऐसा निश्चित ही हुआ हो. इट्स सर्टेन हैपन, ऐसा निश्चित ही हुआ हो. इतिहास. इसीलिए जे.एच. ब्यूरी ने कहा था इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा. इतिहास बैलेंस व्यू को लेकर चलता है. इतिहास एविडेंसों के आधार पर चलता है. इतिहास में प्रॉपर क्रोनोलॉजी होती है. इतिहास वो पन्ना होता है जो पूर्व में घटित हो चुका होता है. जापान के विद्वानों ने इन चीजों का विशेष ख्याल रखा, इसीलिए उन्होंने इन चीजों पे बल दिया और अपने यहाँ के इतिहास लेखन परंपरा को विकसित करने का प्रयास किया. माय डियर, आपके बुक में एक इतिहासकार का नाम है नाइतो कोनन, 1864 to 1934. नाइतो कोनन चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान थे, जिनके लेखन ने अन्य जापानी लेखकों को प्रभावित किया. जापान में चीन का अध्ययन करने की लंबी परंपरा रही. नाइतो कोनन ने अपने काम से पश्चिमी इतिहास लेखन को नई तकनीकी तथा अपने पत्रकारिता के अनुभवों का इस्तेमाल इतिहास लेखन में किया. 1907 में क्योटो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद की. सिनारान चीन पर उन्होंने तर्क दिया कि गणतांत्रिक या जो रिपब्लिक गवर्नमेंट के जरिए चीनी सुंग राजवंश के काल से जो चले आ रहे हैं, उसका स्थानीय समाज को पुनर्जीवित करने का एकमात्र रास्ता है और सुधार भी यहीं से होना चाहिए. चीनी इतिहास में ऐसी क्षमताएं उन्हें नजर आई जो चीन को आधुनिक और लोकतांत्रिक बना सकती थी. उनके मुताबिक, उनके अनुसार जापान चीन में एक अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन चीनी राष्ट्रवाद की शक्ति का सही आकलन नहीं कर पाए. सिनारान की बात की मैंने और नाइतो कोनन की बात की मैंने. नाइतो कोनन वो व्यक्ति थे जो जापानीज थे और चाइनीज हिस्ट्री पे काम किया. सिनारान ने चाइनीज हिस्ट्री पे काम किया और सिनारान ने यह देखा कि एक बड़ा बदलाव जब तक नहीं आएगा चाइना में, तब तक चाइना प्रॉपर फॉर्म में डेवलप नहीं कर सकती. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट. उन चीजों को समझिए, इतिहास के महत्व को समझिए, और तब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीटली इजी फॉर्म में समझ आ जाएगा. आई होप कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे. अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे
इस इंट्रोडक्शन में और देखेंगे डेमोग्राफी, जापान और चाइना की डेमोग्राफी पे बात करेंगे और फिर हम लोग शुरू करेंगे मेजी रेस्टोरेशन। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, बातें करेंगे डेमोग्राफी ऑफ जापान एंड चाइना। गुड बाय एंड टेक केयर।